नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विष कन्या। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल सेफ टेक टॉक्स को ज़रूर से जाकर सब्सक्राइब करो। उसमें जितने भी वीडियो हैं वो सारी की सारी आपके बहुत ही काम की होने वाली वीडियोज़ हैं, और उस वीडियो को जाकर के ज़रूर से देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आप लोग से बड़े बड़े यूट्यूबर को ही फॉलो करते हो और उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या मेरा जो मेहनत है वो बेकार है? क्या मैं कोई इफर्ट नहीं लगाता हूँ? क्या मैं मतलब मेरा मेरा इस वीडियो को बनाने में कोई मेहनत नहीं है? तो आप लोग जैसे दूसरे चैनल या बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो, तो आप लोग कुछ टाइम हमें भी दो, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट करने से हमारा कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। तो प्लीज़ जा कर के सपोर्ट ज़रूर से दिखाएं। और मेरी जर्नी आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने किस तरह से मेहनत किया और कब कब कैसे कैसे वीडियोस बनाए। हालांकि आप जा कर के देखेंगे, कॉमिक वर्ल्ड जो चैनल है उन्होंने हमसे साल या 2 साल पहले ही शुरू किया था, और मैंने शुरू किया था कोरोना के समय में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तब मैंने ये चैनल ओपन किया हुआ था, अब जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इतने ही कम समय में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप मेरी संख्या देखेंगे तो मतलब 3,000 प्लस है, और उनकी भी संख्या देखेंगे तो 4,000 के प्लस में होगी, या मतलब ज़्यादा ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, 1,000 के लगभग में ही डिफरेंस होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। दिन में भी वीडियो बनाया है, रात में भी बनाई है, सुबह उठ के बनाई है। मतलब नींद, चैन, भूख, प्यास सब एक और करके मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए, वीडियो को बोरिंग ना बनाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। अपराध के दोस्त और मानवता के दुश्मन उन लोगों के भी दुश्मन बन जाते हैं जो अपराध के दुश्मनों को मिटाने और मानवता की रक्षक के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। जैसे महानगर से अपराध की गंदगी को मिटाने राज के रूप में पहुंच चुका है नागराज। तो निश्चित रूप से कहीं सक्रिय हैं उसके दुश्मन भी। जय राक्षस गरलगंट, आहुति स्वीकार करें। जय राक्षस गरलगंट। देव कालजयी के बीच से बुझे फलों को मैं स्वाहा करता हूं। इस हवन का स्थान है नागद्वीप। 63 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर भारतीय महासागर से घिरा इच्छाधारी सांपों का एक रहस्यमय संसार, जहां पर जन्म ले रहा था एक षड्यंत्र। सारी आहुतियां मैं यज्ञ कुंड में डाल चुका हूं यक्ष राक्षस। अब मैं अपनी आहुति दे रहा हूं। या तो मुझे दर्शन दे दें, या फिर मैं इस अग्निकुंड को अपनी चिता बना लूंगा। तभी हम तुम पर प्रसन्न हुए नागमणि द्वीप के राजतांत्रिक विषंधर। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे देव कालजयी के वरदान से पैदा हुए नागराज को खत्म करने की शक्ति चाहिए यक्ष राक्षस गरलगंट। ये मांगकर तूने हमको अति प्रसन्न किया है विषंधर। देव कालजयी तो मेरा परम शत्रु है। उसके वरदान द्वारा पैदा हुआ किसी भी प्राणी को मारने से बढ़कर कोई और सुख हो ही नहीं सकता। ले, नागराज की मौत के लिए मैं अपनी ही शक्ति से उत्पन्न करता हूं नागराज की मौत को। प्रकट हो विष कन्या। विष कन्या के प्रकट होते ही गरलगंट अदृश्य हो गए और गूंज उठा विषंधर का ठहाका। नागराज, तेरी मौत के रूप में जन्म ले चुकी है विष कन्या, जिसके हसीन विष की काट देव कालजयी के पास भी ना होगी। विषंधर की निगाहों में विषंधर द्वारा किया गया ये महायज्ञ गुप्त था, लेकिन जहां पर आग लगती है वहां से धुआं उठकर दूर तक फैलता ही है।
नागमणि द्वीप के पास के द्वीप पर किए गए इस यज्ञ का धुआं हवा में फैलता हुआ नागमणि द्वीप में स्थित महात्मा कालदूत की गुफा तक भी जा पहुंचा था, जो एक लंबी समाधि से अभी अभी उठे थे। ओह, कहीं आसपास में कोई महायज्ञ किया गया है, लेकिन ये महायज्ञ किसने किया है और क्यों किया है, मुझे इसका पता लगाना होगा। और महानगर स्थित भारती कम्युनिकेशन लिमिटेड में। मिस भारती, आपने नई महाभारत के टाइटल से बने इस सीरियल के पायलट शो को तो देख ही लिया। मुझे ये बहुत पसंद आया है और मैं इन्हें अपने चैनल पर टेलीकास्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन स्वीकृति तो आप ही देंगी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अब आपके हाथों में है। आपकी क्या राय है मिस्टर राज? सीरियल्स तो ज़रूर दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है, जो अच्छे सीरियल्स के कारण चैनल को मिलते हैं। किंतु ये सीरियल्स घर के बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक में लोकप्रिय होते हैं, इसलिए व्यर्थ के हिंसा वाले दृश्य को हटाकर ही इन्हें प्रसारित करना उचित होगा। और इस नई महाभारत में ऐसे दृश्यों की भरमार है। ऐसे दृश्यों को हटाने के बाद ही इसके प्रसारण पर विचार किया जाना चाहिए। मेरी भी यही राय है। ठीक है, फिलहाल मैं इस सीरियल के प्रोड्यूसर से सारे आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को कहता हूँ, लेकिन उससे को हटने को कौन कहता जो एक स्टूडियो से निकलकर भगदड़ मचाता हुआ वहां आ पहुंचा था। सांप भागो! भगदड़ एवं तेज चीखों ने भारती एवं मिस्टर राज को भी जहां का तहां जाम कर दिया था। ये सांप कहां से आ गए? बचिए मैडम, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये तो सचमुच ही हमारी तरफ आ रहा है मैडम भारती। वेदाचारी की पोती और नागकुल की कन्या भारती को भला सांप क्या डरा पाता, मगर ये भारती के लिए भी महान आश्चर्य के पल थे। सांप को तो सपेरे की टोकरी में भी देखकर मेरे होश मेरे काबू में नहीं रहते। जो व्यक्ति एक सांप से डरता है वो कभी नागराज नहीं हो सकता। इसलिए राज के रूप में मैंने इसी रूप में ढालने का निश्चय किया है, ताकि किसी को मेरे नागराज होने का रत्ती भर भी कभी संदेह ना हो पाए। मैडम, ये फाइल। ओह, सांप! किंतु ये सांप जहरीला है और इसके विष दंत भी सलामत है, और ये किसी भी क्षण उस लड़की के लिए खतरा बन सकता है। इसे मानसिक संदेश भेजकर इसके द्वारा होने वाले किसी भी अनर्थ को मैं इस रूप में भी फौरन रोक सकता हूँ। नागराज का मानसिक संदेश ग्रहण करते ही सांप का फन आज्ञाकारी बच्चे की तरह झुकता चला गया, और तभी उसके मालिक सपेरे ने आकर उसे दबोच लिया। ना जाने कैसे कमबख्त शूटिंग स्थल से अपनी टोकरी से निकल भागा। स्टूडियो में ऐसे जीवों की शूटिंग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं बल्कि ऐसे खतरों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी तरह टेबल पर चढ़कर। बेचारे नहीं जानते थे कि किसका मजाक उड़ा रहे हैं। विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का, जिसके जिस्म में वास करते हैं लाखों सर्प, जो उसके एक इशारे पर उसके लिए अपने प्राणों की बलि तक दे देते हैं। राज, मुझे तुम्हारा ये रूप आश्चर्यजनक लगा कि सांपों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला नागराज राज के रूप में सांपों से डरता है। वाह! मेरा कौन सा रूप तुम्हें आश्चर्यजनक नहीं लगता है मैडम भारती? अभी तक तो चारों तरफ शांति नजर आ रही थी, मगर यहीं पर बहुत कुछ घटना था। मेरी सर्प इंद्रियां मुझे अपने आसपास सैकड़ों सांपों के होने का संकेत दे रही है। संकेत उस कार से आ रहे हैं, और सैकड़ों सांपों के संकेत किसी कार से मिलना मुझे ये जाहिर करते हैं कि कार में कोई और नहीं बल्कि खुद नागराज है, जिसके शरीर में वास करते हैं सैकड़ों सांप, और जिसकी मुझे तलाश है। रहस्यमयी किरणें कार से टकराई और गड़बड़ शुरू हो गई। तुम्हारी वातानुकूलित कार में अचानक ठंड असामान्य रूप से बढ़ने लगी है भारती। पता नहीं अचानक क्या हुआ है। मैं एयर कंडीशनर बंद कर देती हूँ। ये क्या ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा है, और ठंड बढ़ गई है राज। एयर कंडीशनर इतनी ज्यादा ठंड पैदा नहीं कर सकता भारती, कुछ और ही चक्कर लगता है। गाड़ी तुरंत रोक दो।
ओ गॉड, ये तो कार का पूरा कंट्रोल ही फेल हो गया है। कार मेरे नियंत्रण किट किट में नहीं है राज। कार के शीशे भी नहीं खुल पा रहे हैं। नागराज भी अपनी कपकपी को रोक पाने में असफल था। ओह, मुझे खून का दौरा रुकता सा महसूस हो रहा है। ये शीशा भी नहीं टूट पा रहा है। बुलेट प्रूफ शीशे में ये एक बहुत बड़ी बुराई है। मैं इस एयर कंडीशनर को ही उखाड़ कर बाहर निकाल देता हूँ, शायद इससे कुछ काम बन जाए। कोशिश कामयाब तो हुई, लेकिन पलक झपकते ही कार के अंदर का प्रत्येक हिस्सा एवरेस्ट की चोटी की तरह बर्फ से ढका नजर आने लगा। ओह, एयर कंडीशनर के साथ साथ उसके कूलिंग कॉइल भी बाहर निकल आए हैं और उनसे बर्फ की फुहार छूट रही है। नागराज, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अपने आप को संभालो भारती। मेरी कोट ओढ़कर कार संभालने की कोशिश करो। तब तक मैं नागराज के रूप में आकर कार को रोकने का कोई तरीका सोचता हूँ। कार के अंदर अत्यधिक ठंड के कारण शीशों पर नमी जम गई थी और बाहर का कुछ भी नजर आना बंद हो गया था। कार किस खतरे की तरफ बढ़ रही थी, ये ना तो भारती को मालूम था और ना ही नागराज को। एयर कंडीशनर के निकलने से बने इस छेद से मैं और भारती तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मेरी नाग रस्सी जरूर बाहर निकल सकती है, जो कार को रोकने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। इंजन के बीच से रास्ता बनाते हुए नाग रस्सी सड़क तक आ गई थी और इधर एक भयंकर हादसा कुछ ही पलों की दूरी पर था, क्योंकि नागराज की कार एक बिजली के खंभे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वो हादसा हो नहीं सका, क्योंकि जान लेने वाले खंभे के साथ साथ एक जान बचाने वाला खंभा भी मौजूद था। कार तो रुक गई थी, लेकिन ये दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा है और भारती ठंड से बेहोश हो गई है। और ये ठंड तब तक कम नहीं होगी जब तक दरवाजा नहीं खुलते। नागराज की सोच पूरी हो पाने से पहले ही कार का दरवाजा अपने आप खुला और नागराज को बाहर घसीट लिया गया। ओह, अब ये मुसीबत कहां से आ गई। नागराज के बाहर निकलते ही कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तूने मुझे ठीक पहचाना नागराज। मैं सचमुच तेरे लिए मुसीबत का ही रूप हूं और इस मुसीबत का नाम है अष्ट सर्प। तड़ाक। ओह, तो ये है सारी गड़बड़ की जड़। ये कार को अपनी भुजाओं में कसकर उसका मलीदा बनाने पर तुला हुआ है और भारती कार के अंदर ही है। भारती को बचाने के लिए मुझे इस शैतान अष्ट सर्प को कार से दूर हटाना पड़ेगा और ये तभी दूर होगा जब मैं उसके करीब जाऊंगा। ताड़। अब ये अचानक कार से दूर हट रहा है। ओह, समझा। इसका कारण गाड़ी का अत्यधिक ठंडा होना है। ज़्यादा ठंड से सर्पों की हृदय गति कम होने लगती है और खून का दौरा भी रुकने लगता है। अगर ये कार को ज़्यादा देर तक लपेटे रखता तो इसके मरने का खतरा उत्पन्न हो सकता था, लेकिन चलो, इसकी तरफ से जो खतरा भारती के लिए पैदा हो रहा था वो तो दूर हुआ। मगर भारती अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई होने के कारण फ्रास्ट ब्राइट का शिकार हो सकती है। उसे वहां से निकालना तभी संभव होगा जब मैं अष्ट सर्प से छुटकारा पा लूंगा, जिसके लिए मुझे बस अपने विष की कुछ मात्रा इसके शरीर में पहुंचानी होगी। पर ये क्या, इसकी सख्त त्वचा को मेरे विष दंत नहीं भेद पा रहे हैं। फ्रास्ट ब्राइट का मतलब होता है बर्फ के कारण शरीर का गलना, और मेरे शरीर के उन हिस्सों पर अचानक जलन हो रही है जहां अष्ट सर्प ने अपनी भुजाओं से मुझे जकड़ रखा है। कहीं ये मेरा रक्त चूसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मेरी शारीरिक शक्ति इसकी भुजाओं को मेरे शरीर से अलग नहीं कर पा रही है। इनको अपने शरीर से अलग करने के लिए मुझे अपनी नाग शक्ति का प्रयोग करना होगा। नाग रस्सी के रूप में नागराज के शरीर से निकले सर्प अष्ट सर्प की भुजाओं पर कस गए और उस नाग रस्सी के दूसरे छोरों ने अलग अलग स्थानों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और एक मजबूत झटके के साथ ही अष्ट सर्प की भुजाएं नागराज के शरीर से अलग हो गई।
वाह, मेरी सर्प सेना ने आखिरकार अपना काम दिखा ही दिया। मगर वो सर्प रस्सियां ज्यादा देर तक अष्ट सर्प को बांध कर नहीं रख पाई। देखते ही देखते सर्प रस्सियां अदृश्य हो गईं। अरे, ये तो आजाद हो गया और मेरी सर्प सेना भी अदृश्य हो गई है। पर कहाँ? मैंने ना तो उनको वापस बुलाया और ना ही उनको अपने रोम छिद्रों से अंदर घुसते महसूस किया। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि वे सर्प भी गायब हो चुके हैं जिनको मैंने कार को रोकने के लिए भेजा था। कहीं कोई मेरी शक्तियों को तो नहीं चुरा रहा। आह! इस सवाल पर बाद में गौर करूंगा। फिलहाल तो मुझको इस अष्ट सर्प नाम की मुसीबत से बचने का रास्ता खोजना है और इसको रोकने का तरीका मेरे सामने है। लेकिन वो तरीका तभी काम करेगा जब इस कार का दरवाजा फिर से लॉक ना हो गया हो। वाह, बन गया काम। अब दरवाजा खुल रहा है। अब अगर मैं इस कार में प्रवेश करूं तो ये मेरे पीछे जरूर आएगा। लेकिन उतनी देर में मैं दूसरे दरवाजे से भारती को बाहर निकालकर इधर वाला दरवाजा बंद करके बेहोश भारती को यहीं पर सुरक्षित छोड़कर तेज गति से इसके पीछे पहुंच जाऊंगा और इसको कार के अंदर धकेलकर इधर वाला दरवाजा भी बंद कर दूंगा। नागराज का उपाय काम कर गया। अचानक ही असामान्य रूप से ठंडे तापमान में पहुंच जाने के कारण अष्ट सर्प का रक्त दौड़ा भी कम होने लगा और उसकी हरकत भी। तुम ठीक तो हो ना भारती? हाँ नागराज, लेकिन अभी भी सारा बदन सुन्न सा पड़ा हुआ है। नागराज जवाब में कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक आवाज ने उसकी जुबान को रोक दिया। आर यू ऑल राइट नागराज? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस महिला को डॉक्टर की तुरंत जरूरत है। इनको अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम। अरे अरे, रुक जाओ, दरवाजा मत खोलो। लेकिन आवाज सुनने के पहले ही वो पुलिस वाला कार का दरवाजा खोल चुका था। अब वक्त नागराज के चौंकने का था। हैं? इसके अंदर इतनी सारी वर्फ कहां से आ गई? कार खाली है। अष्ट सर्प कहां गायब हो गया? तंत्र शक्ति से बना अष्ट सर्प तो गायब हो चुका था। लेकिन किसी का भी ध्यान कार के नीचे से निकलकर गटर में समा रही उस भयंकर नागिन की तरफ नहीं था जो इस पूरी युद्ध को छिप कर देख रही थी। या शायद था कामयाबी। और फिर हॉस्पिटल में मिस भारती अब कैसी हैं? मैं तो घबरा ही गया था। घबरा तो उस वक्त मैं भी गई थी मिस्टर पहलेजा, किंतु इन वक्त पर नागराज आ पहुंचा। मेरी जान उसी के कारण ही बच सकी है। नागराज, आपने नागराज को देखा मैडम भारती? मिस्टर राज को अगर मैंने स्टूडियो के लिए वीडियो हेड लेने को पहले ही कार से ना उतार दिया होता तो उस वक्त ये भी मेरे साथ होते और तब शायद नागराज से इनकी भी मुलाकात हो जाती। मैं इनके बारे में ऑफिस स्टाफ से सुन चुका हूँ। अच्छा हुआ ये उस वक्त आपके साथ नहीं थे मिस भारती, वरना इनकी सेहत के लिए वो सब ठीक ना होता। शायद मिस्टर पहलेजा ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैडम भारती, अब मैं चलूँगा क्योंकि मुझे मिस निशा को साथ लेकर आज एक अंग्रेजी फिल्म स्नेक स्ट्राइक के प्रीमियम पर लोगों के विचार की फिल्म बनाकर उसे चैनल पर टेलीकास्ट करना है। ओके मिस्टर राज, आप जाइए। राज के वहां से जाने के बाद आपने मिस्टर राज को बहुत मुंह लगा रखा है मिस भारती। मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकर को नौकर का ही दर्जा मिलना चाहिए। मेरे विचार में ऊंच नीच का भेदभाव पैसे के कारण है, वरना इंसान दूसरे इंसान का मालिक नहीं हो सकता। दिखने में इस समय राज बिल्कुल सामान्य था, किंतु नागराज के रूप में उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न अभी भी खलबली मचाए हुए थे। कार के तापमान के आश्चर्यजनक रूप से कम होने के पीछे क्या रहस्य था? सैकड़ों सर्प सैनिक एकाएक कहाँ गायब हो गए? अष्ट सर्प के मुझ पर हमले के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? कौन हो सकता है इस षड्यंत्र के पीछे? मगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था।
पर ऐसा भी नहीं था कि इन प्रश्नों के उत्तर उसे मिलने ही नहीं थे। जल्द ही मिलने वाले थे, मगर कुछ व्यवधान अभी और आने बाकी थे। जल्दी करो भाई, फिल्म शुरू हो चुकी है। राज, आज सुबह पूरे स्टाफ ने तुम्हारा जो मजाक उड़ाया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हकीकत में ही सांप से मैं सांप से बहुत खौफ खाता हूँ निशा। बचपन में एक बार केचू को सांप का बच्चा समझकर मैं इतना डर गया था कि रात भर ना खुद सोया, ना अपने मम्मी पापा को सोने दिया। तुमने बात मजाक में ही टाल दी राज। मेरे विचार से अब तुम्हें अपना सारा ध्यान फिल्म पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि फिल्म से संबंधित सवाल शो खत्म होने के बाद तुम्हें ही दर्शक से पूछने हैं। बाहर हमारी रिकॉर्डिंग यूनिट एकदम तैयार खड़ी है। राज, कैसा विचित्र प्राणी है मकड़ा सर्पी। मकड़े मानव और सर्प का मिला जुला रूप। अब ये मेट्रोपोलिस की तबाही के लिए आगे बढ़ रहा है। सुपरमैन कैसे रोक पाएगा इसे। सावधान हो जा मकड़ा सर्पी, इस एरोसोल गन से तू बच नहीं पाएगा। इससे पहले कि सुपरमैन कुछ कर पाता, हॉल के कोने में बैठे उस रहस्यमय फेल्ट हेडधारी के दंड से अदृश्य किरणें छूटकर सिनेमा हॉल के पर्दे से टकराई और एकाएक जैसे सारा दृश्य जिंदा हो उठा। ये क्या, बिना स्पेशल 3D चश्मे के मुझे फिल्म 3D कैसे दिखाई पड़ रही है। ये तो वाकई जबरदस्त तकनीक से बना फिल्म लगती है। हैरान दर्शकों की समझ में यह रहस्य जरा देर से आना था, मगर नागराज की सर्प इंद्रियों ने उसे खतरे की चेतावनी दे दी थी, और इसलिए मैं जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ निशा। राज, ये मकड़ा सर्पी तो जल्दी रहस्य नहीं रहा। ये मकड़ा सर्पी तो जिंदा हो रहा है। भागो भागो या ना भागो मछड़ो, मकड़ा सर्पी को तुम लोगों में कोई दिलचस्पी भागो या ना भागो मछड़ो, मकड़ा सर्पी को तुम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मकड़ा सर्पी तो किसी और को ही ढूंढ तड़ आहा नागराज, मुझे तेरा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? ओह, सीन जिंदा होने का रहस्य मेरी समझ में आ गया। इसका निशाना मैं ही हूं, यानी नागराज। अब तू देखेगा मकड़ा सर्पी का कहर। नागराज, ओह, इसने मुझे ठीक वैसे ही चिपचिपे पदार्थ के धागों से जकड़ दिया है जिनसे मकड़ी अपना जाल बुनती है। कुछ लोगों को अपने शत्रुओं की प्रत्येक गतिविधियों का पता रखने का जुनून रहता है। निश्चित रूप से यहां भी मुझे कामयाबी मिलेगी। ये तलवार से मुझे काटने मेरी ओर बढ़ रहा है। यहाँ अगर मैंने इस पर अपनी नाग रस्सी का प्रयोग किया तो हो सकता है मेरे सर्प सैनिक इसे पकड़ लें, मगर इस तक पहुंचने के प्रयास में मेरे बहुत से नाग सैनिक इसकी तलवारों से कट सकते हैं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, यानी मकड़ी के इन जालों को काटना होगा, और ये काम बड़ी सफाई से कर सकते हैं मेरे नागफणी सर्प। खच! और बिल्कुल ठीक समय पर भी, अन्यथा मकड़ा सर्पी की दोनों तलवारें मेरे किसी न किसी अंग को जरूर मेरे शरीर से अलग कर देती। हाय साए! अब सबसे पहले मैं मार्शल आर्ट के स्नेक स्टाइल का प्रयोग करते हुए इसके हाथों से ये धारदार धारदार शस्त्र गिराता हूँ। तड़ाक! मगर सिर्फ इसके शस्त्र गिराकर मैं इस पर काबू नहीं पा सकता, क्योंकि ये फिर मुझ पर वही चिपचिपे पदार्थ छोड़ रहा है, और इस बार इसकी मात्रा पहले से बहुत ज़्यादा है, और मुझे इनसे न सिर्फ बचना होगा बल्कि छोड़ने होंगे कुछ सांप जो कि इसकी नाभि वाले क्षेत्र को जकड़ ले, क्योंकि वो चिपचिपे जाले वहीं से मुझ पर बरसा रहा है। नागफनी सर्पों का प्रयोग इस बार मुझे इसके जिस्म के टुकड़े करने में करना होगा, मगर ये क्या, नागफनी इसे काट पाने में असमर्थ रहे हैं और एकाएक गायब भी हो गए हैं। ओह, मेरे वे सब सैनिक भी गायब हो गए जिन्हें मैंने उनकी नाभि बांधे रखने के लिए छोड़ा था। नागराज, अब तेरा बुरा हाल करने वाला हूं मैं, मगर इसे खत्म करने के लिए अभी मेरे पास है मेरी विष फुंकार। फू
तेरी आखिरी ताकत का इस्तेमाल भी तुझे मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाएगा नागराज। छोड़, जितनी चाहे विष फुकार छोड़। मेरी फुंकार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, किंतु इसे खत्म करने का आखिर कोई तो रास्ता होगा। मुझे शुरू से इससे हुई अब तक की मुठभेड़ के बारे में तुरंत सोचना होगा। शायद मैं इसकी कोई कमजोरी ढूंढने में सफल हो जाऊं। फिल्म चल रही थी और जब सीन आया जिसमें एरोसोल गन के क्लोज अप शॉट जिसमें एरोसोल गन के क्लोज अप शॉट से किरणें छूटने ही वाली थी, तभी ये मकड़ा सर्पी एकाएक 3 आयामी होकर जिंदा हो उठा। ओह, अगर मैं ठीक सोच रहा हूं तो इसे खत्म करने का तरीका शायद मुझे सिनेमा हॉल के अंदर ही मिलेगा। मुझे वापस अंदर जाना चाहिए। शैतान मकड़ा सर्पी मेरे अनुमान के मुताबिक मेरा पीछा करता हुआ उसी टूटे हुए रास्ते से हॉल के अंदर आ गया है जहां से वो बाहर निकला था। मेरा दूसरा अनुमान भी सही था। प्रोजेक्टर ऑन है लेकिन फिल्म रुकी हुई है और स्क्रीन पर वही सीन है जिस सीन से ये शैतान बाहर आया था, लेकिन इस सीन में एरोसोल गन भी थी और अब वो गन सीन से गायब है। मतलब एक ही हो सकता है, और वो ये कि मकड़ा सर्पी के साथ साथ वो गन भी जिंदा हो चुकी है, क्योंकि पूरा सीन ही एक साथ जिंदा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक बात कहने वाली है, एक बात मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि यहाँ पे सुपरमैन जो है वो जिंदा क्यों नहीं हुआ है। मकड़ा सर्पी जिंदा हुआ है, गन भी स्क्रीन से जिंदा हो गई है, तो सुपरमैन क्यों नहीं हुआ है। और ये रही वो एरोसोल गन स्क्रीन के ठीक नीचे गिरी हुई। सुपरमैन इसी हथियार से इसको खत्म करने जा रहा था, और अगर ये हथियार फिल्म में इस शैतान को खत्म कर सकता है तो वास्तविकता में भी जरूर करेगा। अब हथियार हाथ में था और दुश्मन सामने। देर करना कहाँ की बुद्धिमत्ता थी। इस मकड़ा सर्पी के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मेरा सोचना ठीक रहा। मकड़ा सर्पी और एरोसोल गन दोनों ही गायब हो गए और पर्दे पर फिर वही सीन उभर आया है। लेकिन इसको नागराज का दुर्भाग्य कहना होगा कि इस बार भी वहां छिपी हुई भयंकर नागिन उसकी निगाहों में आने से बच गई थी। कामयाबी। और उस साये के होठों पर थी एक बहुत ही कुटिलतापूर्ण सफलता की मुस्कान। इस इस हादसे से नागराज के जहन में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक हुए अष्ट सर्प और मकड़ा सर्पी के हमलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध जरूर है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उन दोनों घटनाओं के पीछे किसी एक ही व्यक्ति का दिमाग है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुझे अपना दुश्मन समझ लेना चाहिए। किंतु फिलहाल मेरा वो दुश्मन अपने दोनों मोर्चों पर मुझे मात देने में सफल हो गया है, तो वो ऐसे ही तीसरी चेष्टा भी अवश्य करेगा। मगर इस बार शायद वो मुझ तक ना पहुंचे, बल्कि हो सकता है कि मैं उस तक पहुंचूं। राज, ओफ राज, तुम कहाँ चले गए थे। तुमने मकड़ा सर्पी से नागराज की फाइट मिस कर दी। वैसे हमारे स्टाफ ने कुछ दृश्यों को शूट कर लिया है। मैं टॉयलेट से निकला तो मकड़ा सर्पी को देखकर वापस टॉयलेट में घुस गया था, और सिनेमा हॉल से कुछ ही गज के फासले पर वो रहस्यमय फेल्ट हेडधारी एक अजीब हरकत करने वाला था। ए भैया, सामने से हटो, मुझे कूड़ा गटर में गिराना है। अरे ओ भैया, कान नहीं है क्या। तो फिर कोट का कॉलर हटाओ ताकि मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाए। मुझे कूड़ा गटर में। अक सफाई कर्मचारी के हाथ लगाते ही ओवरकोट जमीन पर आ गिरा और वहां पर गूंज उठी कर्मचारी की चीख, सांप, कोट में सांप। इसको संयोग नहीं तो और क्या कहिएगा कि उसी वक्त इसी इलाके में पूरे शहर में फैले हुए नागराज के नागों में से एक नाग वो दृश्य देख रहा था। कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे इन दोनों नागों के पीछे जाना चाहिए, पर पहले मैं नागराज को मानसिक संकेत भेजकर यहाँ पर बुला लूं। नागराज के राज के रूप में घटनास्थल पर पहुंचने तक जासूस सर्प गटर के रास्ते पर कहीं गायब हो चुका था। क्या हुआ भाई,
घबराए हुए से क्यों हो? मैंने कोट एवं टोप पहने सांप देखे। यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तुम भी भाग लो। मैं अगर भाग जाऊंगा तो उस मुसीबत से कौन निपटेगा? तुम बिना डरे मुझको सारी बात बताओ। और उस सफाई कर्मचारी के मुंह से वहां वहां हुआ हादसा सुनकर नागराज के दिमाग में कई सवाल उमड़ पड़े। ये निश्चित था कि आज रात उसको नींद नहीं आनी थी। कुछ और लोगों को भी कुछ और लोगों की नींद भी आज रात उड़ी हुई थी। यक्ष राक्षस गरलगंड के आशीर्वाद से उत्पन्न विष्कन्या अपने सर्प मानवी वाले रूप में लौट आओ। देखो, मैंने महानगर के एकदम बगल में हुबहू यज्ञ स्थल जैसा वातावरण बना दिया है ताकि तुम अपने आप को घर में ही महसूस करो। चेहरे पर रोषपूर्ण भाव लिए प्रकट हो गए विष्कन्या। विसंधर, तुमने मुझे उसी वक्त नागराज पर हमला करने का आदेश क्यों नहीं दिया, जबकि मकड़ा सर्पी को खत्म करने में नागराज सफल हो गया था और मैं नागिन रूप में छुपकर उसकी विष फुंकार भी सोख चुकी थी। इसलिए क्योंकि मैं नागराज की मौत की जंग में महानगर के किसी भी आदमी का व्यवधान नहीं चाहता था। अगर तुम वहीं पर नागराज पर हमला करती तो निश्चित रूप से महानगर के कानून के रखवाले तुम्हारे काम में रुकावट पैदा करते। फिर मैं चाहता था कि नागराज की मौत से पहले तुम मेरी नागराज से दुश्मनी की वजह जान लो ताकि तुम नागराज को उसकी मौत की वजह बता सको। नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है विसंधर? हाँ, ये उपयुक्त अवसर है तुम्हें नागराज से अपनी दुश्मनी की वजह बताने का। विसंधर का चेहरा नागराज के प्रति प्रतिशोध के जहर से काला पड़ने लगा। नागराज से मेरी दुश्मनी की ये कहानी तक्षक नगर से शुरू होती है, जहाँ के राजा तक्षक राज और उनकी पत्नी ललिता निसंतान होने के दुख से दुखी थे। किंतु रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा के लिए प्रसन्नता का कारण था, क्योंकि उसे चाहिए था तक्षक नगर का राजपाट और राज खजाना। किंतु तभी चमत्कार हो गया। देव कालजयी के वरदान से रानी ललिता गर्भवती हो गई। नागपाशा भला राजा एवं रानी की इस खुशी को कैसे बर्दाश्त करता। उसके षड्यंत्र के फलस्वरूप रानी ललिता को देव कालजयी के कोप का भाजन बनना पड़ा। लेकिन अब क्या हो सकता था? इस दुख से दुखी होकर राजा तक्षक राज देव कालजयी के समक्ष अपनी जान देने पर उतारू हो गए। तब देव कालजयी पसीजे। तब उन्होंने अपना सारा विष रानी के गर्भ में पल रहे बालक के शरीर में केंद्रित कर दिया, जिससे रानी के प्राण तो बच गए मगर बालक मृत पैदा हुआ। दुष्ट नागपाशा की योजना का पता चलते ही राजा तक्षक राज ने राज खजाने को राज ज्योतिषी वेदाचार्य द्वारा बनाए गए तिलिस्म में सुरक्षित कर दिया। देव कालजयी के अभिशाप से विकृत और संयोग से घटी दुर्घटना के असर से अमर हो चुके नागपाशा ने खजाना हाथ से निकल जाने की वजह से आग बबूला होकर राजा तक्षक राज एवं रानी ललिता की हत्या कर दी। उससे पहले ही राज परिवार द्वारा मृत प्राय उस बालक को भी नदी की लहरों के सुपुर्द कर दिया गया था। मृत बच्चा मीलों लंबा सफर तय करता हुआ उस अज्ञात स्थान पर आकर रुक गया, किंतु बालक चूंकि देव कालजयी के वरदान से पैदा हुआ था और उसी के शाप से मृत हुआ था, इसलिए वो ना तो मृत था और ना ही जीवित अवस्था में, यानी ना तो बालक का शरीर सड़ ही रहा था और ना ही उसमें जीवन की कोई प्रक्रिया हो रही थी। इच्छाधारी सांपों का द्वीप नागमणि द्वीप, जिसे नागद्वीप भी कहा जाता है। उन दिनों नागद्वीप के राजा सर्पराज मणिराज का विवाह हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था कि एक दिन देव कालजयी ने मणिराज को स्वप्न में दर्शन देकर उस बालक के विषय में बताया। वत्स मणिराज, तुम्हें भरतनगर के जंगलों के बीच में बने एक मंदिर के बगल से तापसी नदी की झाड़ियों में फंसे एक नवजात शिशु को नागद्वीप में लेकर आना है। तुमको उसका उपचार करना होगा।
वो अद्भुत स्वप्न देखने के बाद मणिराज हड़बड़ाकर उठ बैठे और उन्होंने सारा वृत्तांत रानी मनिका को सुनाया, जिसे सुनने के बाद देवकालजयी के आदेश का अविलंब ही पालन करना होगा महाराज। ठीक है, मैं महामंत्री जी को भेजने की व्यवस्था करता हूँ, परंतु रानी इस बात का जिक्र किसी से ना करना। पता नहीं देवकालजयी ने उस शिशु को नागद्वीप लाने को क्यों कहा है। ये तो उनको स्वयं ही ज्ञात होगा कि नागद्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध है, चाहे वो शिशु ही क्यों ना हो। अगर ये देवकालजयी का आदेश है तो वो साधारण बालक नहीं हो सकता। उसे जरूर देवकालजयी ने हमको वरदान के रूप में भेजा है, क्योंकि अब तक हमारी भी कोई संतान नहीं है। परंतु इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस बात को फिलहाल अत्यंत गुप्त रखना ही उचित है। काश महात्मा कालदूत इस समय समाधि में लीन ना होते, तो इस समय उनसे इस विषय पर विचार विमर्श करना भी संभव नहीं है। और फिर कुछ ही दिनों की यात्रा के पश्चात महामंत्री देवकालजयी के बताए हुए स्थान पर जा पहुंचे। ओह, ये तो मृत लग रहा है, ना ही सांस चल रही है और ना ही दिल की धड़कन। और जब महामंत्री शिशु को लेकर नागमणि द्वीप पहुंचे तो एक निर्जन तट पर महाराज एवं महारानी स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसको शीघ्र अतिशीघ्र लेकर चलना होगा। मैंने इसके गुप्त रूप से रहने की सारी व्यवस्था कर दी है। हम इसको उस निषिद्ध स्थल पर लेकर जाते हैं महामंत्री जी। आप एक दासी और राजवैद्य को लेकर तुरंत द्वीप के उत्तरी सिरे पर बनी पहाड़ी पर आ जाइए। निषिद्ध स्थल वहीं पर है। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री तुरंत ही राजवैद्य को लेने के लिए रवाना हो गए और फिर निषिद्ध क्षेत्र में स्थित एक गुफा में। इस बालक के अंदर तो महात्मा कालदूत के विष से भी ज्यादा तेज जहर मौजूद है। इसका क्या अर्थ हो सकता है राजवैद्य? इसका एक ही अर्थ है राजन, इस बालक के अंदर देवकालजयी का विष मौजूद है। ओह, शायद इसलिए देव ने ऐसी आज्ञा दी है। अगर देव ने ऐसी आज्ञा दी है तो इस शिशु का इलाज अवश्य हो सकता है। मैं कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता, परंतु इसका इलाज आरंभ कर सकता हूँ। अगर देव ने चाहा तो ये बालक अवश्य ठीक हो जाएगा। राजवैद्य ने शिशु की चिकित्सा आरंभ की और वर्ष पर वर्ष बीतने लगे। शिशु पर तो वैसे चिकित्सा का कोई असर होता नहीं दिख रहा था, परंतु ये समय था विश्वास और धैर्य रखने का। और धैर्य मुझ में भी कूट कूट कर भरा था। मुझ में यानी राजतांत्रिक विषधर में। नागद्वीप के राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए मुझे वक्त की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे केवल महात्मा कालदूत की तरफ से ही खतरा है, क्योंकि मुझे केवल उसका जहर मार सकता है। खैर, उसका तो कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लूंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर यह पता लगाने आया हूँ कि आखिर महाराज ने नागद्वीप के इस हिस्से को निषिद्ध क्यों घोषित कर रखा है, और राजवैद्य को लेकर आखिर महाराज रोजाना यहाँ क्या करने आते हैं। राजवैद्य का उपचार भी धीरे धीरे रंग ला रहा था। महाराज, बालक के शरीर से विष का नीला रंग हरित रंग में परिवर्तित होने लगा है, यानी देवकालजयी के प्रभाव से हमारी कोशिश सफल हो रही है और इसके शरीर का विष इसकी हड्डियों में सूखना आरंभ हो गया है। क्या सच राजवैद्य? उस शाम मणिराज के चेहरे पर अद्भुत चमक थी। क्या बात है महाराज, आज आप बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ रानी मनिका, आज 40 वर्षों से हम संतान की इच्छा मन में लिए जी रहे हैं, परंतु भाग्य को शायद ये मंजूर नहीं। संतान ना सही, किंतु शायद अब हमें नागद्वीप का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। देवकालजयी के आशीर्वाद से मिले उस बालक के रूप में, जिसके जीवित हो उठने की आस में पूरे 40 वर्ष से हम प्रतीक्षारत हैं, और हमने निश्चय किया है कि जीवित हो उठने के बाद हमारे बाद नागद्वीप का वारिस वही बालक होगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। उस वार्तालाप को सुनने के बाद नागद्वीप के उस रहस्य की परतें मेरे मस्तिष्क में परत दर परत खुलती चली गई थी।
ओह, तो नागद्वीप के इस निश्चित क्षेत्र में उसी बालक को रखकर उसका उपचार किया जा रहा है ताकि नागद्वीप का वारिस तैयार किया जा सके। उस रात उ- उस रात उस रात हो उस रात को ही राजा मणिराज और रानी मणिका के सपने को धूल में मिलाने निश्चित क्षेत्र में जा पहुंचा मैं। आप राजतांत्रिक विसंधर यहाँ से तुरंत चले जाएं, अन्यथा विवश होकर हमें आपको हिरासत में लेना होगा। मूर्ख, मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाने के लिए नहीं आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना लेने पड़े। मैं नागद्वीप के सभी कानूनों को भंग करके निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उस बालक तक पहुंच गया था। अब ये बालक कभी जीवित ना होगा। इसको अपने हाथों से खत्म करके मैं देवकाल जयी से दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता, लेकिन मैंने महामंत्री को नागद्वीप तक लेकर आने वाले नौका चालक को खत्म करने से पहले उससे उस स्थान का पता पूछ लिया था जहां से वो इस बालक को लेकर आया था। अब मैं इस बालक को इसी स्थान पर वापस छोड़ दूंगा जहां पर ये बगैर इलाज के ही मर जाएगा। मेरा सोचना ज़रूर गलत रहा होगा, क्योंकि बाद के घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो चुका कि वो शिशु मारा नहीं था, बल्कि मेरे जाने के कुछ ही समय पश्चात उसमें जीवन का संचार हो गया था। राजवैद्य का इलाज काम कर गया था। नागद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो सच्चाई को जानता हो। बालक गायब हो गया है ये जानकर रानी चकरा कर गिर पड़ी। कम से कम उस वक्त मैंने यही समझा था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। बधाई हो महाराज, महारानी जी मां बनने वाली है। ओह, क्या सच राजवैद्य? मेरे लिए ये बहुत बुरा समाचार था। ये नहीं हो सकता। मेरी इतनी मेहनत धूल में नहीं मिल सकती। मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। मैंने एड़ी चोटी पर जोर लगा दिया, लेकिन होनी के आगे सफल ना हो सका। मेरी हर योजना विफल हो गई और समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा बिसर्पी। उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी थी, सिर्फ एक किरण बाकी थी, और उसके लिए मैंने नागद्वीप के निकट ही एक निर्जन द्वीप की खोज की। अब मुझे करना होगा एक महायज्ञ, ताकि मैं यक्ष राक्षस गरलगंड को प्रसन्न कर सकूं। महायज्ञ शुरू हो गया, जिसे पूर्ण होने में शायद वर्षों लगने थे। महायज्ञ के दौरान ही मुझे नागराज के नागद्वीप पर आगमन के बाद नाग सम्राट बन बैठने का और नागद्वीप के वारिस विषप्रिय की मृत्यु का पता चला। और फिर उस दिन मुझे ये भी पता चला कि नागद्वीप का एक एक नाग नागराज का दुश्मन बन गया है। ये मेरे लिए अच्छी बुरी खबरों की तरह ही खबरें थी, किंतु मैं यज्ञ पूरा होने तक बिल्कुल चुप रहना चाहता था। और फिर पूरे 40 वर्षों के पश्चात, उस वक्त जबकि मेरा महायज्ञ पूर्ण होने की अवस्था में था, वायु में अचानक किसी और प्राणी की गंध आने लगी है। किसी ने इस द्वीप पर कदम रखा है। महायज्ञ पूर्णतः गुप्त था। उसकी किसी को भनक लगने का मतलब मेरी निश्चित मौत था। अतः उस व्यक्ति का पता लगाना मेरे लिए निहायत आवश्यक था, जो कि एक नेत्रहीन बुढ़े के रूप में मेरे सामने था। मेरी ज्योतिषी गणना के मुताबिक नागराज के वे अज्ञात 40 वर्ष 63 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर किसी स्थान पर गुजरे हैं, और मैं शायद उस स्थान पर या उसके बहुत निकट हूँ। ये नेत्रहीन बुढ़ा नागराज को कैसे जानता है? ठहरो, अगर तुमने फौरन ही मुझे ये ना बताया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, तो मैं अभी तुम्हारे प्राण हर लूँगा। मेरा नाम वेदाचार्य है। अगर तुम इसी द्वीप पर रहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वेदाचार्य ने मुझे बताया नागराज के विषय में, और जो कुछ उसने मुझे बताया वो मेरे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि उसके मुताबिक नागराज वही बालक है जिसे 25 वर्ष पूर्व मैंने ही नदी के लहरों के हवाले कर दिया था।
इसका मतलब हुआ कि वो मृत बच्चा न सिर्फ जीवित हो चुका है बल्कि नागराज के रूप में नागद्वीप पर एक बार कदम भी रख चुका है। और अगर इस हकीकत का पता कालदूत को चल गया तो फिर संसार की कोई भी शक्ति नागराज को दोबारा नागद्वीप का सम्राट बनने से नहीं रोक सकती। तुम क्या सोचने लगे? हो सकता है कि कुमारी बिसर्पी का विवाह भी नागराज से कर दिया जाए। यहाँ तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और प्राणी का एहसास ही नहीं हो रहा है। तुम अवश्य ही आसपास के द्वीप से किसी विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ मौजूद हो सकता है मुझे उसी द्वीप की तलाश हो सकता है वही द्वीप नागद्वीप हो। अंधे बुड्ढे, ये सब जानकारी को मुझ तक पहुंचाने का शुक्रिया। तुम उस द्वीप के बिल्कुल निकट हो जहां नागराज ने मृत बालक के रूप में 40 वर्ष गुजारे और मैंने ही तब उसे एक निर्जन मंदिर के पास नदी में पहुंचा दिया था जहां से शायद वो बच गया था। मगर राजतांत्रिक विसंधर तुम्हें नागद्वीप तक पहुंचने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। असावधान वेदाचार्य को मेरे मंत्र दंड की एक मामूली सी किरण ने ही हवा में उछालकर समुद्र में फेंक दिया। छपाक, और मेरी आंखों के सामने उसके शरीर को लहरें दूर बहा ले गई। मेरे पास उसका पीछा करने का वक्त नहीं था क्योंकि मुझे यज्ञ कुंड में डालनी थी अंतिम आहुति। यक्ष राक्षस गरलगंट प्रकट हुए और तब मैंने महात्मा कालदूत के विष की काट के स्थान पर नागराज के जिस्म में मौजूद देव कालजयी की विष की काट के रूप में मैंने तुम्हें यक्ष राक्षस से मांग लिया क्योंकि महात्मा कालदूत उस सूरत में हमारे मार्ग में नहीं आएंगे जबकि बिसर्पी मेरी तंत्र शक्ति के बल पर पैदा किए गए किसी शक्तिशाली युवक की पत्नी बन जाए। उस सूरत में भी एक तरह से मैं राजा ही बन जाऊंगा क्योंकि मणिराज का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण कालदूत को उसके दामाद को ही उनका उत्तराधिकारी चुनना होगा जिसकी नकेल मेरे हाथ में होगी। बिसंधर, तुमने आरंभ में कहा था कि महानगर में नागराज को मौत देने पर कानून के रखवाले व्यवधान उत्पन्न करेंगे, तब फिर तुम उसे कहाँ मारना चाहते हो? यही, इसी जगह पर विष कन्या? क्या मतलब नागराज का भेजा ये जासूस सांप जो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है और अब जिससे मानसिक संपर्क स्थापित करके अभी अभी यहाँ पहुंचा है, खुद नागराज नागद्वीप के राजतांत्रिक बिसंदर के सामने विषकन्या के हाथों मरने। ओह, उसने मेरे सर्प सैनिक को मार डाला। यह नागराज का दुर्भाग्य ही कहना होगा कि उसे कि वो उस स्थान पर ठीक उसी वक्त पहुंचा था जब बिसंधर सारी कहानी विषकन्या को सुना चुका था। आखिर मैं सही वक्त तक आ ही पहुंचा उसके तीसरे हमले से पूर्व। लेकिन नागद्वीप का ये तांत्रिक बिसंधर तो राजकुमारी बिसर्पी और राज परिवार का खास विश्वास पात्र है। यह आखिर मुझे क्यों मारना चाहता है? क्या बिसर्पी ने इसे भेजा है? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? एकाएक ही नागराज का चेहरा कठोर होता चला गया। बिसंधर, अब तुम मुझे बताओगे कि अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके तुमने अष्ट सर्प और मकड़ा सर्पी के जरिए मुझे मारने की चेष्टा क्यों की? जवाब में बिसंधर ने एक विषाक्त ठहाका लगाया, फिर जहर भुजे स्वर में बोला, उस वक्त मैंने तुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। उस वक्त तो मैंने विषकन्या की मदद कर रहा था। हाँ नागराज, मैं विषकन्या हूँ, तेरी मृत्यु। ओह, मेरे सर्प फिर गायब हो गए। नागराज को बहुत जल्दी ही उन सर्पों के गायब हो जाने का रहस्य समझ में आ जाने वाला था। विषकन्या सांप कैसे छोड़ रही है? ओह, ये तो नागफनी सर्प है। हैरान हो गया ना नागराज? ये कन्या देव कालजयी के परम शत्रु यक्ष राक्षस गरलगंट द्वारा यज्ञ कुंड से उत्पन्न की गई है नागराज। इसके अंदर तेरी शक्तियों को सोख सकने की क्षमता है और मेरे पहले 2 हमलों में हमने वही किया भी। यानी जिन शक्तियों का इस्तेमाल तूने इस पर किया उन्हें इसने अपने अंदर सोख लिया था और अब इससे तुम्हारा मुकाबला टक्कर का होगा।
नागराज की समझ में आ गया था सर्प शक्तियों के गायब होने का रहस्य, मगर अब देर हो चुकी थी। बचने की कोशिश मत कर नागराज, वरना तेरी मौत और दर्दनाक हो जाएगी। शांति से खड़ा रहेगा तो तुझे मैं एक आसान मौत दूंगी। ओह, ये मेरी विस्फुंकार का प्रयोग मुझ पर ही कर रही है। किसी भी जहर का काम होता है उन रक्त कणों को प्रभावित करना जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो भला नागराज पर अपने ही विस्फुंकार का असर असर घातक कैसे ना होता। मेरा दम घुट रहा है, अपनी सांस रुकती सी महसूस हो रही है मुझे। मैं इससे शारीरिक शक्ति में इस वक्त जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तो सर्पों के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी शक्ति वैसी ही छीन हो गई है, और ऊपर से ये विस्फुंकार मेरा दम घोटे दे रही है। वैसे भी अगर मैंने अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग इस पर किया तो ये उस शक्ति को सोख कर वापस उसका प्रयोग मुझ पर ही कर देगी। यानी उस सूरत में मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग इस पर नहीं बल्कि खुद अपने पर करूंगा। हे देव कालजयी, ये कैसी विषम परिस्थितियों में फंस गया हूं मैं। उठ नागराज, खड़ा हो और विषकन्या का मुकाबला कर। ताड़, जब मैं विषकन्या पर वार नहीं कर सकता तो फिर मेरा उससे मुकाबला कैसा। मैं सिर्फ इसके वारों से बचते हुए इसे रोकने की चेष्टा करूंगा। नागराज ने मुट्ठी भर मिट्टी विषकन्या की आंखों की तरफ उछाला। विषकन्या की आंख में पड़े धूल कणों को मेरा ये दंड पलक झपकते ही खींच लेगा। कुछ देर के लिए बेबस हुई थी विषकन्या, लेकिन इन कुछ पलों ने नागराज को सोचने का वक्त दे दिया। ये सारी बाम्बिया इस स्थान पर पहले नहीं थी। ये जरूर बिसंदर की तंत्र शक्ति का कमाल है, लेकिन इस तंत्र शक्ति को संचालित करने का कोई यंत्र भी होना चाहिए जो इस स्थान के साथ साथ बिसंदर की तंत्र साधना से उत्पन्न हुई विषकन्या को भी संचालित करता है। और वो यंत्र सिर्फ वो चमकती खोपड़ी ही हो सकती है। नागराज मुझसे बचने के तरीके सोच रहा है। ये रहा मुझ पर वार करने का जवाब। तेरी आंखों पर तेरी स्नेक स्टाइल शक्ति का वार। ओह, इस शक्ति का वार मैंने मकड़ा सर्पी पर किया था। विषकन्या के उस वार से बचने की भरपूर चेष्टा के बाद भी नागराज अपनी आंखों के निचले हिस्से पर हुए इस वार से बुरी तरह तिलमिला उठा था। अब मैं तुझ पर तेरा इतना विष बरसाऊंगी नागराज कि तेरी हड्डियां तक गलकर इसी मिट्टी में मिल जाएगी। उफ, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा, और शायद विषकन्या की छोड़ी विष फुंकारें मुझसे टकराने ही वाली है। लगता है आज आज मेरी मौत का श्रेय लेकर ही रहेगी विषकन्या। विस्फुंकार के घने कोहरों में गूंज उठी एक दर्दनाक चीख, जिसे सुनकर भयंकर अट्ठास छूट पड़े बिसंधर के कंठ से। आई! विषकन्या, तुमने सुनी? ये चीख नागराज की थी, उसकी आखिरी चीख। मुझे अपने उद्देश्य की सफलता का हर्ष नागराज की लाश को देखने के बाद होगा। उफ! मगर मगर ये क्या? ये तो नागराज नहीं, कोई और इच्छाधारी सर्प है, और इसने तुम्हें डस लिया है। मगर नागराज कहाँ गया? अक! नागराज यहाँ है शैतान बिसंधर। ये तो इच्छाधारी सर्प है, और ऐसे सभी सर्प नागद्वीप पर ही होते हैं। मेरी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी? अचानक सारा खेल बदल गया था, और इस बदले हुए माहौल में ठगी सी खड़ी विषकन्या अभी उबर भी ना पाई थी कि मैं जानता हूं कि अब तू मुझ पर मेरी सर्प शक्तियों का प्रयोग करेगी, मगर उससे पहले ही मैं तेरे इस प्रयास पर भी अवरोध लगा देना चाहता हूं। धड़ाक! इस कीचड़ में गिरने के बाद तेरे जिस्म के सभी रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, जिससे सूक्ष्म रूप में निकलकर सर्प शक्तियां मुझ पर वार कर सकती हैं। और जब तू इस कीचड़ से उठकर खड़ी होगी तो रोम छिद्र के बंद होने के कारण मेरी सर्प शक्तियों को तू नहीं सौंप पाएगी। उफ!
नागराज के लिए उसके बारे में जानना निहायत ही जरूरी था, जिसने इन वक्त पर ढाल के रूप में नागराज के सामने आकर विषकन्या की छोड़ी सारी विस्फुंकार को अपने जिस्म पर भुगत लिया था। आई! विस्फुंकार के घने 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 कोहरे में गूंजने वाली चीख उसी की थी, जिसका नाम था, मेरा नाम बिस्वर है। मुझे महात्मा कालदूत ने तुम्हारी बिसंधर से रक्षा करने के लिए भेजा था, क्योंकि बिसंधर के महायज्ञ के बाद उन्हें बिसंधर के उद्देश्य का पता चल गया था। महायज्ञ? कैसा महायज्ञ? ये तो महात्मा कालदूत ने मुझे बताया नहीं, परंतु उन्होंने मेरे विष में ऐसी विशेषता भर दी कि अगर शत्रु के रक्त में प्रवेश कर जाए तो रक्त के लाल कणों की संख्या को बढ़ाकर उसमें सांद्रता पैदा कर देता है, जिससे रक्त के परिवहन में बाधा आने लगती है, और उस सूरत में विषकन्या तुम्हारी सोखी गई सर्प शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि सभी सूक्ष्म रूप धरे सर्प रक्त के गाढ़ेपन की दलदल में फंस कर रह गए होंगे। मगर विषकन्या की छोड़ी विस्फुंकार, जो कि तुम्हारा ही विष है नागराज, उससे मैं नहीं बचूंगा। अलविदा नागराज। इधर अपनी उस असफलता से बुरी तरह बेचैन हो उठा विषंधर। विषकन्या, उठो विषकन्या, तुम्हारा मकसद नागराज की मौत है। मैं अपना मकसद ज़रूर पूरा करूंगी, लेकिन अभी तुम मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि अपनी शक्तियों से विश्वर के विष को काटने के लिए मुझे कुछ देर लगेगी, सिर्फ कुछ देर, और उतनी देर के लिए हमें नागराज से दूर जाना पड़ेगा। नागिन के रूप में परिवर्तित होकर विषंधर से लिपट गई विषकन्या। नागराज, जिस तरह तेरे इस मददगार ने बीच में आकर विषकन्या को तड़पने पर विवश कर दिया, अब ठीक उसी तरह मैं महानगर के लोगों को तड़पाऊंगा, जिन लोगों को तू रक्षक है और तू उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत तेरी भी सामने खड़ी होगी। विषंधर विषकन्या के साथ सर्प रूप में बदलकर एक बॉम्बे के अंदर गायब हो गया है। अपनी इस हार से तिलमिलाया विषंधर पता नहीं वहां कौन सा तूफान खड़ा करने वाला है। इस बीच मुझे महानगर में फैले अपने सर्प सैनिकों को भी मानसिक संपर्क द्वारा सावधान करना होगा, और मुझे मेरे एक सर्प सैनिक के मानसिक संदेश प्राप्त हो रहे हैं। विषंधर महानगर में चिल्ड्रन पार्क के नजदीक पहुंच चुका है। नागराज, ये सड़क जो महानगर वासियों का बोझ उठाती है, अगर उन पर बोझ बन जाए तो कितना मजा आएगा। तब और भी मजा आएगा जब महानगर का रक्षक इस तबाही को देख तो सकेगा, मगर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए उसे इस बुलबुली से बाहर आना पड़ेगा, और मैंने तंत्र शक्ति से बुलबुली की दीवार को इतना मजबूत कर दिया है कि उसे तोड़ने में देव कालजयी के दांतों तले पसीना आ जाएगा। ओह! विषंधर ने मंत्र किरणों से बुलबुले को विशालकाय रूप देकर मुझे उसमें कैद कर दिया है, और इस बबल में तो मेरा दम घुटने लगा है, क्योंकि छोटे से बड़े हुए इस बबल में हवा सिर्फ छोटे बबल जितनी ही है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा, और अपनी और महानगर वासियों की प्राण रक्षा के लिए। मगर कैसे? आखिर इस कैद से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। रास्ता है नागराज, और वो रास्ता है तेरी मौत। विषकन्या नागराज के लिए निश्चित रूप से खतरनाक पल थे, क्योंकि नागराज एक ऐसी जगह पर था जहां अगर विषकन्या द्वारा विषफुंकार छोड़ दी जाती तो फिर नागराज के पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। विषकन्या वही करने जा रही थी। वो नागिन नागराज की मौत के बेहद निकट पहुंच चुकी थी। अब मुझे देखना है कि अपनी सांसों को तो कितनी देर तक अपने अधिकार में रख पाएगा नागराज। सिर्फ उतनी देर जितनी देर मैं सांस रोक पाने में सफल रह पाया, और सांस तो मेरी पहले ही इस ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रुकी जा रही है। उफ! उस इच्छाधारी सर्प के कारण मैं कुछ देर के लिए विवश जरूर हो गई थी नागराज, किंतु अपना उद्देश्य पूर्ण होने से पहले मैं यहाँ से जाने वाली नहीं थी। अब इस मुसीबत से बचने का जो रास्ता मैंने सोचा है उसको आजमाने का समय आ गया है।
और उसके लिए मुझे अपने उस सर्प विषदंश को मानसिक संकेत भेजना होगा, जिसे मैं खोपड़ी का रहस्य जानने के लिए बॉम्बियों वाले स्थान पर रखी चमकती खोपड़ी के अंदर छोड़ आया था। नागराज का मानसिक संकेत बुलबुले को चीरता हुआ विषदंश तक जा पहुंचा और अपने सूक्ष्म रूप से विशाल रूप में बदल गया विषदंश। साथ ही साथ खोपड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गई। खोपड़ी के नष्ट होने का आभास नागराज को तुरंत ही हो गया, क्योंकि असर आंखों के सामने था। मेरा दम घुट रहा है। विशंधर, मुझे यहाँ से निकालो। खोपड़ी के टूटते ही इस पर भी वातावरण में फैले विष का असर होने लगा है, जिसका अर्थ हुआ कि इसकी सारी शक्ति उसी खोपड़ी से निहित थी, जिसके टूटते ही अब ये एक साधारण विष कन्या बन गई है। अब शायद ये मेरी शक्ति को भी नहीं सोख पाएगी। उसी क्षण हवा में गायब हो गया बबल और नागराज का जिस्म हवा में लहराया। विषकन्या रूप परिवर्तित करके न सिर्फ नागिन बन गई थी, बल्कि नागराज के सैनिकों की पकड़ से भी छूट निकली थी। नागराज ने पहला ध्यान अपने आप को बचाने में लगाया। विशंधर की तंत्र शक्ति का राज उसके हाथ में थमा दंड है, जिसे अब मैं सलामत नहीं रहने दूंगा। कड़ाक! दंड टूटते ही बाजी एक बार फिर नागराज के हाथ में आ चुकी थी। विशंधर, मुझे खत्म करने के सपने देखना अब बंद कर दे, क्योंकि तेरी सारी चालें उल्टी पड़ चुकी है। लेकिन नागराज अपनी तरफ बढ़ते उस चट्टानी घूसे को नहीं देख रहा था। ओह, विशंधर से लड़ाई के चक्कर में मेरा ध्यान इस पर से तो हट गया था, और मेरा एक क्षण की चूक का लाभ उठाने से ये भी नहीं चूका। लगता है दंड टूटने के बाद भी इसमें तंत्र शक्ति का कुछ अंश बचा रह गया है। लेकिन ये शैतान सड़क से पैदा हुआ है, और सड़क बनी है तारकोल से, जो कि अधिक उष्मा पाकर पिघल जाता है। तो फिर क्यों ना ये कोशिश भी करके देख ली जाए। नागराज की कलाइयों से निकली सर्प सेना की मजबूत कुंडली से सड़क पर पलटे और रुके हुए वाहनों के पेट्रोल पाइप बच ना सके। सड़क पेट्रोल से तर होने लगी। अब जरूरत थी सिर्फ एक चिंगारी की, और उस कमी को पूरा कर दिया घटनास्थल पर पहुंच चुकी पुलिस की गोली ने। अगले ही पल सड़क दानों का पेट्रोल से भीगा तारकोल का शरीर धधक उठा। सड़क दानों तो गया, मगर बिसंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है अपनी सारी चालों के पिटने से हताश होकर वो बिस्कन्या के साथ वापस भाग गया है। मेरे सर्प सैनिक भी उसकी गंध नहीं ले पा रहे हैं। विशंधर जैसे राजतांत्रिक की तंत्र शक्ति के कारण शायद ऐसा हो रहा है, मगर उम्मीद है कि विशंधर अब महात्मा कालदूत के डर से नागद्वीप भी नहीं लौटेगा, और विषकन्या जैसी शक्ति भी उसे अब दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। अब जो सवाल मेरे जेहन में बचा है वो ये कि राज परिवार का खास विश्वास पात्र होने के बावजूद भी विशंधर ने विषकन्या के साथ मिलकर मेरे प्राण लेने की कोशिश क्यों की। और अपने इस सवाल का जवाब मैं भविष्य में विसर्पी से ही लूँगा। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारे काम को अप्रिसिएट करने के लिए आप चाहें तो हमें थैंक्स के जरिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, या चाहें तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप कुछ भी बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन से। तो आप हमारे एफिलिएट लिंक से अगर बाय करेंगे तो हमें छोटा सा कमीशन मिलता है। तो आप ये काम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।